Hello everyone, this is part 2 of chapter 3 statistical measures of asset returns. So पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था और मेजर्स ऑफ लोकेशन देखा था. ठीक है, अभी हम इस पार्ट में क्या देखेंगे, डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. सो डिस्पर्जन वर्ड से क्या समझ में आता है कि कोई चीज़ डिस्पर्स्ड है, मतलब कोई चीज़ स्प्रेड आउट है, सेंटर से स्प्रेड आउट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन. ठीक है, तो क्या क्या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने हैं. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यानी कौन से ऐसे टूल्स हैं, ऐसे फॉर्मूलाज है और या तो ऐसे पैरामीटर्स है जिससे हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको बोलेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ठीक है, कौन सी चीज़ों से हम डिस्पर्जन को मेजर कर सकते हैं, राइट. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या क्या पढ़ना है हमको, रेंज, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और टारगेट डाउनसाइड डेविएशन. ठीक है, श्वेजर में आ जाते हैं. सो पहले इन्होंने डिस्पर्जन का मतलब क्या बताया है. जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी हमने फर्स्ट पार्ट में, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या निकाला था, क्या पढ़ा था कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं. ठीक है, मतलब एक सेंटर वैल्यू या तो एक एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं कोई भी डेटा की. तो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट टर्म्स में देखेंगे तो उसका क्या मतलब आएगा कि सपोज़ एक एसेट 10 दिन का आप कोई एसेट का रिटर्न लो, तो मीन हम उसका एवरेज निकालेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये एसेट का इतना रिटर्न, XYZ% ऑफ रिटर्न आता है ये एसेट का. ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया. रिटर्न अपने को कितना रिटर्न मिलेगा, जो रिटर्न मतलब क्या, अपना रिवॉर्ड हो गया. ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ मेजर ऑफ रिवॉर्ड. सेंट्रल टेंडेंसी बताता है कि हमको कितना रिवॉर्ड मिलेगा. तो उसका उल्टा एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, डिस्पर्जन है. डिस्पर्जन बताता है कि वो रिवॉर्ड अर्न करने के लिए कितना रिस्क आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, तो रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी आएगा, तो वो रिस्क कितना होगा वो कौन बताएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बताएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन से स्टार्ट करते हैं, जो है रेंज. अभी रेंज मतलब क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो रेंज वर्ड से अपन को क्या पता चलता है, जैसे अपन कोई फ्रिज खरीदने जाते हैं. ठीक है, कोई भी बड़ा कोई एप्लीकेशन खरीदने जाते हैं, तो हम क्या पूछते हैं, तो हमको वो शॉपकीपर क्या पूछता है कि आपका कॉस्ट का रेंज कितना है, मतलब आपको कितने रेंज में प्रोडक्ट्स चाहिए. तो रेंज मतलब क्या, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे रेंज. तो इसमें भी वही है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, डेटा सेट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, माइनस उस डेटा सेट का मिनिमम ऑब्जर्वेशन मिनिमम वैल्यू कितना है, उसको आप लेस कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि डेटा सेट का रेंज कितना है, कहाँ से लेके कहाँ तक डेटा जो डेटा है वो स्पैन हो रहा है. ठीक है, तो ये बहुत एक बेसिक सा डिस्पर्जन का मेजर है जो आपको सिर्फ एक ऊपर से ब्रॉड व्यू दे देगा कि अच्छा ये एसेट है तो उसका रेंज भाई इतना है. सपोज़ ये एसेट है, उसका -5% से लेके +10% तक का रेंज है उसके रिटर्न्स का, राइट. नेक्स्ट मेजर पे आते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जैसे अभी इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया इस फॉर्मूला में कि सिग्मा यानी सम, तो सम करेंगे, किसका सम करेंगे, x माइनस एक्स बार. एक्स बार मतलब जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था मीन या तो एवरेज, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से. ठीक है, और x क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, मतलब हमारे डेटा सेट में x ऑब्जर्वेशंस है, उनका हमने मीन निकाला तो हमको मीन क्या मिला, x बार मिला. ठीक है, तो हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को आप मीन में से माइनस करो, और उसमें ये जो आपको साइड में दिख रहा है वो ब्रैकेट्स नहीं है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है, यानी वो एब्सोल्यूटनेस शो करती है. यानी अगर कोई चीज़ x माइनस एक्स बार की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आई, तो अगर ये इस ब्रैकेट्स में है मतलब आपको उसको प्लस कर देने का. अगर वो एब्सोल्यूट है तो आपको उसकी साइन चेंज करके वो प्लस हो जाएगा. ठीक है, सपोज 10 - 15 आया इधर. ठीक है, तो वो -5 आया आंसर, तो क्योंकि वो ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स में है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 5 कंसिडर करेंगे. ठीक है, और जो प्लस की साइन है उसको आप नेगेटिव नहीं करोगे, जो प्लस ही आ रहा है, सपोज 15 - 20 आ रहा है तो 5 आ रहा है, तो उसको फिर उल्टा नेगेटिव नहीं कर देना है. तो ये एब्सोल्यूट का जो डेफिनेशन है वो हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ही होता है, राइट. पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करेगा, पॉजिटिव ही रहेगा. ओके, तो ये जो सम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, नाम से देखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. मीन यानी जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था, तो मीन ये डेविएशन में कहाँ से आ रहा है. डेविएशन तो ठीक है, हम डेविएशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, डिस्पर्जन यानी डेविएशन, पर इसमें मीन कहाँ से आया. और एब्सोल्यूट भी हमको पता चल गया कि क्योंकि हम नेगेटिव्स को पॉजिटिव कर रहे हैं इसलिए एब्सोल्यूट. तो एब्सोल्यूट डेविएशन पता चल रहा है, पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है,
तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, मीन मतलब क्या, कोई भी चीज़ का एक एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो और मीन ऐसा नहीं देखेगा कि मैं सिर्फ रिटर्न्स का ही एवरेज करूँगा, ऐसा नहीं। मीन आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो, आप लॉसेस का भी मीन निकाल सकते हो, है ना, कि एवरेज बेसिस पे मुझे कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो मीन किसी भी चीज़ का निकलता है। तो इन्होंने क्या किया, हम अभी डिस्पर्जन में क्या करना है, हमको एक ऐसा फिगर कैलकुलेट करना है जिससे हमको आइडिया आए कि अच्छा अगर इतना रिटर्न्स है तो फिर इतना रिस्क भी है, इतना डिस्पर्जन भी हो सकता है, इतना डेविएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक अपने को फिगर ही कैलकुलेट करना है, तो उसी के लिए मेजर्स है, जिसका जो रेंज था, सेकंड है, ये जो भी मेजर्स पढ़ रहे हैं डिस्पर्जन के, वो सारे हम क्यों पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू लाने के लिए, जिससे हमको पता चले कि अच्छा इतना परसेंटेज या तो इतना XYZ अमाउंट का डिस्पर्जन हो सकता है, ठीक है। तो एक तो रेंज से आपको पता चल गया, दूसरा मीन। तो अब इन्होंने क्या किया, जितने भी डेविएशन हो रहे हैं, सपोज आपका डेटा सेट है, उसमें 10 वैल्यू है, ठीक है। तो उसका आपने पहले एवरेज निकाल दिया, रिटर्न्स का डेटा सेट है वो, उसका एवरेज रिटर्न निकाल दिया। अब आप देखो कि सपोज कोई रिटर्न है वो 0% का रिटर्न है, ठीक है, उस डेटा सेट में से 10 में से एक दिन ऐसा था कि 0% रिटर्न दिया उस एसेट ने, तो वो डिस्पर्जन कितना हुआ, और जो मेरा एवरेज रिटर्न आया वो सपोज 5% आया, ठीक है। तो डिस्पर्जन कितना हुआ, -5 का हुआ, ठीक है, क्योंकि x यानी 0 और माइनस एवरेज क्या था 5। तो मेरा उस दिन का, ये डेफिनेशन भूल जाओ, उस दिन का मेरा लॉस कितना हुआ, -5% हुआ लॉस, ठीक है। अब मैं ऐसा हर दिन के लिए निकाल लूँ, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, मेरे एक एवरेज से वो रिटर्न कितना ऊपर या नीचे गया, उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो मैं हर दिन के लिए वो चीज़ निकालूं कि आज एवरेज से मेरे कम हुआ है या आज एवरेज से ज़्यादा हुआ है। कम हुआ है तो कितना कम हुआ है तो वो माइनस करके निकलेगा, और ज़्यादा हुआ है तो कितना ज़्यादा हुआ है वो भी माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हर दिन का मीन से कितना डेविएट हुआ आज का रिटर्न, वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी आपके पास हर दिन के डेविएशंस आ गए, अभी आपको तो वैल्यू तो एक ही चाहिए थी डेविएशन की, तो आप क्या कर दो, इनका एवरेज कर दो कि भाई ये रोज़ के, मेरे पास 10 दिन थे, रोज़ के मेरे पास डेविएशन के परसेंटेजेस आ गए। अब मुझे एक सबको रिप्रेजेंट करे वैसा एक परसेंटेज चाहिए डेविएशन का, तो आप क्या करते हो, उसके लिए मीन ही निकालते हो। अच्छा कि 10 डेविएशन आ गए, अब मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगी, उन 10 का एवरेज कर दूंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इन्होंने क्या किया, डेविएशन निकाले, उसका एवरेज कर दिया। एवरेज करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय n करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। तो इन्होंने बेसिकली इधर क्या किया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में सारे दिन के डेविएशन निकाले, अपने एग्जाम्पल में डेज है, जितना भी है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, सबके डेविएशन मीन से, एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है वो निकाला, और फिर हमको क्योंकि एक वैल्यू चाहिए तो उसको सारे डेविएशंस का हमने एवरेज निकाल लिया कि एवरेज बेसिस पे इतना डेविएशन रहता है ये डेटा सेट में, राइट। तो वो सिंपल सी फॉर्मूला हो गई मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की। अच्छा, अब इसमें एब्सोल्यूट करने वाली क्या बात थी कि भाई अगर मेरा 10 - 15 आ रहा है तो मैं -5 क्यों नहीं ले सकता, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप जो आपका मीन निकलता है वो कैसे निकलता है, सारे ऑब्जर्वेशन प्लस करके डिवाइड बाय n करते हो तब जाके मीन निकलता है, ठीक है। अब आप जब सारे ऑब्जर्वेशंस को मीन में से माइनस करोगे ना, तो कोई ऑब्जर्वेशन मीन से कम होगा, कोई ऑब्जर्वेशन मीन से ज़्यादा होगा। आप जब भी सबको प्लस माइनस करके उनका टोटल करोगे ना, वो हमेशा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीन एक एवरेज वैल्यू है और उसके सारे आप डेविएशंस को प्लस करोगे तो वो हमेशा 0 आएगा, उसी से तो मीन निकला है, राइट। इसीलिए हम उसको एब्सोल्यूट कर दें, क्योंकि अगर ऊपर आपका 0 आ गया तो आपको क्या कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट डेविएशन कर देते हैं। सो अगर मेरा कोई डेविएशन है वो नेगेटिव आया है कि आज के दिन में मेरा -5% है, तो भी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 5 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस को आप कैसे डिनोट करोगे, s⁻², इस तरीके से डिनोट करोगे, ठीक है। तो सैम्पल वेरिएंस क्या है, ये कब काम आता है वेरिएंस, तो जो भी हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़े, पहले हम सबसे इजी वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा कि रेंज। तो ये इजी बहुत है, पर ये हमको इतना अच्छे से डेटा प्रोवाइड नहीं करता, इतने अच्छे से इंटरप्रिटेशन अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा बेटर पे गए, विच इज़ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। वो रेंज से बेटर है, बट अब इससे भी बेटर हमको चाहिए कुछ, तो वो क्या है, सैम्पल वेरिएंस। तो ये जनरली कब यूज़ होता है वेरिएंस, जब आपके पास जो आपका डेटा है या वो बहुत बड़ा है, ठीक है। सपोज जैसे बोलता है कि पॉपुलेशन है एक डेटा की, ठीक है,
उसमें से आप इतना सारा डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें से एक सैम्पल बेसिस पे थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं, उस पर हम सारी प्रोसेसेस फार्मूलाज रन करते हैं, और फिर वो सैम्पल पे से सैम्पल के जो फार्मूलाज हमने रन करी सैम्पल पे, उसका जो आंसर्स आया, उसकी जो इनसाइट्स आई, वो हम पूरा पॉपुलेशन का भी यही होगा ऐसा करके हम डिपिक्ट करते हैं, ऐसा हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर सैम्पल का ये XYZ पैरामीटर्स है तो पॉपुलेशन के भी अप्रॉक्सीमेटली इतने ही पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो ये तब काम आता है जब आपको व्हेन यू हैव टू इवैल्यूएट अ सैम्पल ऑफ n ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पॉपुलेशन आपकी बहुत बड़ी है, पर उसमें से आपके थोड़े ऑब्जर्वेशंस, तो वो उन थोड़े ऑब्जर्वेशंस को क्या बोलते हैं, n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटा सेट अभी क्या है, वो सैम्पल है, तो सैम्पल में कितने यूनिट्स है, n यूनिट्स है, ठीक है। तो जब हमको पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल का डिस्पर्जन निकालना है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, सैम्पल वेरिएंस, ठीक है। अभी उसका एक फॉर्मूला है, उसका क्या फॉर्मूला है, सेम जो हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला देखा था कि x माइनस एक्स बार, सिग्मा x माइनस एक्स बार, बट इसमें अभी एब्सोल्यूट वाली स्ट्रेट ब्रैकेट्स नहीं है, इसमें क्या है, नॉर्मल ब्रैकेट्स है एंड उसको स्क्वायर किया हुआ है रेज़ टू द पावर 2। इसका मतलब भी वही हुआ जो काम इसने किया था एब्सोल्यूट वाले ने, इसका भी वही हुआ वर्क, ठीक है। क्योंकि अगर इधर मेरा 10 माइनस 15 -5 आया, पर उसका मेरे को स्क्वायर करना है, तो -5 इंटू -5 तो कितना हो गया, +25, ठीक है। तो ये जो हम ऊपर स्क्वायर करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव साइंस है वो पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो ये स्क्वायर का वो काम है, और उसको डिवाइड कर देंगे हम n-1 से, n से नहीं, n-1 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मेरे पास 10 पॉपुलेशन है तो मैं 10 का पहले तो टोटल करूँगी, सिग्मा x माइनस एक्स बार सारे 10 पॉपुलेशन का करूँगी, सारे 10 सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का करूँगी, बट जो मैं डिवाइड करूँगी वो 10 से नहीं करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सैम्पल वेरिएंस के डेटा में इतना परसेंटेज या तो इतना समथिंग वेरिएंस है, ठीक है। अभी हम सोचेंगे कि n-1 क्यों किया, तो इसका एक स्टैटिस्टिकल रीज़न है कि n-1 क्यों करते हैं, बिकॉज हम पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सैम्पल के बेसिस पे, इसलिए हम n-1 करते हैं, ताकि वो एक बेटर हमको इंटरप्रिटेशन दे पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। और इसमें एक दूसरी चीज़ होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो हम हाइपोथेसिस वाले में पढ़ेंगे, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बट इसमें इतना डीप अभी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काम का नहीं है। बट उसमें क्या होता है कि क्योंकि आपने 10 जो आपका x बार निकला है वो 10 ऑब्जर्वेशन से निकला है, ठीक है। तो अगर आपको 9 ऑब्जर्वेशन पता है, वो 10 में से आपको 9 ऑब्जर्वेशन पता है और आपको मीन पता है, वो 10 ऑब्जर्वेशन का आपको एवरेज पता है, यानी x बार पता है, और बाकी की 9 ऑब्जर्वेशन पता है पर एक ऑब्जर्वेशन नहीं पता, तो आप वो 9 ऑब्जर्वेशन और वो मीन यूज़ करके एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मीन मतलब क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो आपके पास मीन है, आपके पास 9 ऑब्जर्वेशंस है और आपके पास n है, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल सकता है आराम से, ठीक है। तो मतलब कितनी ऑब्जर्वेशंस फ्री है अभी उस डेटा में चेंज होने के लिए, कितनी ऑब्जर्वेशंस अभी मैं चेंज कर सकती हूँ उस डेटा में, तो मैं सिर्फ 9 ऑब्जर्वेशंस चेंज कर सकती हूँ डेटा में। अल्टीमेटली अगर मैं 9 की 9 ऑब्जर्वेशन चेंज कर दूँ पर मुझे मीन सेम रखना है उस डेटा का, तो वो एक ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा फ्री नहीं होगी। वो जो एक ऑब्जर्वेशन है, बैलेंसिंग एक ऑब्जर्वेशन है, वो फ्री नहीं है, वो कुछ भी नहीं हो सकती, उसको एक पर्टिकुलर चीज़ ही होना पड़ेगा जिससे मेरा वो मीन मेंटेन होगा, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पहले मेरे पास 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकते थे, मीन डिफाइंड नहीं था, अभी मेरा मीन डिफाइंड है इसमें। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितनी ऑब्जर्वेशंस फ्री है मेरी, सिर्फ 9 ऑब्जर्वेशंस फ्री है मेरी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं भी आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कोई काम का नहीं है इधर ये CFA लेवल 1 के लिए। तो आप सिर्फ ये याद रखो कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, और n-1 हम क्यों करते हैं, ताकि एक बेटर हमको बेटर एस्टीमेट आए हमको पॉपुलेशन वेरिएंस का। तो इसमें क्या लिखा है, अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वेरिएंस है, जो डेविएशन है, वो अंडर एस्टीमेट हो जाएगा, एंड
इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बाइस्ड हो जाएगा। इसलिए हम n-1 यूज़ करते हैं जो इम्प्रूव करेगा इसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी को, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट रीज़न आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फाइन। अभी आप देखोगे ना तो ये जो सैम्पल वेरिएंस है वो क्या है, उसका जो सिंबल है वो क्या है, एस स्क्वायर। तो जो भी ये आंसर निकलेगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर में होगा। तो अगर आपका आंसर परसेंटेज में है तो वो सपोज 3 निकला इसका, तो 3% डेविएशन नहीं है, वो क्या है, 3% स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, तो जैसे हम ये एग्जाम्पल में भी देखेंगे, इन्होंने एक डेटा सेट का वेरिएंस निकाला और उसका आंसर क्या है, 44.5% स्क्वायर्ड। तो इसमें क्या लिखा है कि 44.5% स्क्वायर्ड इज़ 0.00445, मतलब इस परसेंटेज यानी डिवाइड बाय 100 हुआ, और वो स्क्वायर है मतलब डिवाइडेड बाय 100 वापस डिवाइड बाय 100, 2 बार डिवाइड बाय 100 करोगे तो 44.5 को 2 बार आप 100 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, एक्चुअल में 0.00445, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकलता है वेरिएंस का वो हमेशा जो परसेंटेज में निकला है तो परसेंटेज स्क्वायर्ड है, वो हमेशा जो भी यूनिट में निकला है वो यूनिट स्क्वायर्ड है। तो आप डायरेक्टली एनालिसिस उससे इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते कि अगर 3 आंसर आया है तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे डेटा में 3% का डेविएशन है, नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो 3% नहीं है, वो 3% स्क्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी ये जो परसेंटेज स्क्वायर्ड की वजह से जो दिक्कत आया, क्योंकि हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे, 3% स्क्वायर्ड मतलब एक्चुअल में डेविएशन कितना है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो वो हमको पता नहीं चल पा रहा है ये वेरिएंस से। तो उसको इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया, जो हमारा नेक्स्ट मेजर ऑफ डेविएशन है, सैम्पल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें क्या लिखा है, अ मेजर प्रॉब्लम विथ यूजिंग वेरिएंस इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ इंटरप्रेटिंग इट, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल वेरिएंस। तो अगर कोई चीज़ स्क्वायर है उसको हमको नॉर्मल करनी है, उसका स्क्वायर हटाना है, तो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली सैम्पल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सेम अंदर जो फॉर्मूला है वो वेरिएंस की फॉर्मूला है, बस वो अंदर वो फॉर्मूला वेरिएंस कैलकुलेट करके उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये ध्यान देना कि ये जो स्क्वायर रूट है वो पूरे में है, n-1, मतलब आपको पहले ये अंदर का कैलकुलेट करना है, फिर उस पूरे को स्क्वायर रूट करना है, सिर्फ ऊपर वाले को स्क्वायर रूट नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम करके वो जो आंसर आया उसको स्क्वायर कर दिया फिर डिवाइड बाय n-1 किया, ऐसा नहीं करना है। पूरा पहले कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय n-1 करके, उसके बाद जो आंसर है उसको आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट करते हैं, सिर्फ एक s से। वेरिएंस में क्या था, s स्क्वायर था, क्योंकि इसमें स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर निकल गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी s, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालना है। सो अभी जैसे हमने बात किया कि सपोज हमारा आंसर इधर 3% आ गया, ठीक है। तो 3% मतलब कि हमारे डेटा में जिसमें से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसमें 3% जितना ऊपर या नीचे है, 3% किसके कंपेयर में, जो अपना एवरेज है, एक्स बार है, मीन है डेटा का, उसके कंपेयर में 3% ऊपर या 3% नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब डेविएशंस आ सकते हैं। मीन के कंपेयर में 3% का डेविएशन है, ऐसा डिनोट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि सपोज़ हमारा मीन सपोज़ है हमारा मीन 100, तो इसका ये मतलब हो गया कि रेंज 97 से 103 है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जो 3% हमारा आंसर आया वो क्या है, एक एवरेज है। जैसा हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में देखा था कि वो क्या कर रहा था, पहले तो सारे डेविएशंस निकाले मीन में से, फिर उनको डिवाइड बाय n कर दिया, मतलब एवरेज कर दिया, डेविएशन का एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब भी एग्जैक्टली वही है, सारे डेविएशंस का एवरेज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसमें सिर्फ एवरेज करने की एक मेथड अलग क्या है कि हमने n-1 किया है, राइट, और क्योंकि इधर स्क्वायर है इसलिए हमने उसको स्क्वायर रूट किया है उसके बाद, बट ये और कुछ नहीं है, बट क्या है, डेविएशंस का मीन है। डेविएशन मतलब क्या, मीन से कुछ ऑब्जर्वेशन, आपकी जो डेटा की ऑब्जर्वेशन है वो उस डेटा के मीन से कितनी दूर है या तो कितनी पास है, उसको क्या बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, माइनस करके, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन अगर 10 है और मेरा मीन है सपोज 15, तो उसका डेविएशन कितना हुआ, मेरी ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी डेविएट हो रही है, 5 डेविएट हो रही है, 5 पॉइंट्स जितनी डेविएट हो रही है, राइट। तो वो जो 5 निकाला हमने वो क्या है, वो एक डेविएशन है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उसका डेविएशन है।
तो वैसे हमने इधर क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन या कोई भी डेविएशन का मेजर निकालने में हम क्या कर रहे हैं कि सारे डेविएशंस एक एक करके हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन निकालते हैं, मतलब x माइनस एक्स बार, और फिर उनको एवरेज कर देते हैं, बिकॉज हमको एक फिगर चाहिए जो रिप्रेजेंट करे सारे डेविएशंस को। एवरेज डेविएशन कितना है वो बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बट उसका मतलब ये नहीं है कि डेटा की रेंज सिर्फ उतनी ही हो गई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, डेविएशंस का एवरेज है, एवरेज डेविएशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डेविएशंस कुछ भी हो सकते हैं, मे बी कोई ऑब्जर्वेशन में -20 का डेविएशन है, मे बी कोई ऑब्जर्वेशन में +10 का डेविएशन है मीन से कंपेयर में, मे बी कोई ऑब्जर्वेशन में 0 का डेविएशन है, मे बी किसी में -2 का ही डेविएशन है, मे बी किसी में +25 का डेविएशन है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इन सब का एवरेज निकलता है एक नंबर जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डेटा है वो मीन के कंपेयर में जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसी का +% -% हो सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, एवरेज कितना स्प्रेड है डेटा का, ठीक है। एवरेज स्प्रेड कितना है उसके बेसिस पे आप ऐसा नहीं जज कर सकते कि ठीक है मेरा मीन अगर 100 है तो अगर और मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो मेरा मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 103 जाएगी और मिनिमम वैल्यू वो 97 जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 3% क्या है, वो सिर्फ एक एवरेज है। वो एवरेज हो सकता है अलग अलग चीज़ों से बनी है, ठीक है। एवरेज में जैसे हमने नॉर्मल एवरेज में देखा था कि नॉर्मल जो हम एवरेज निकालते थे उसमें कुछ ना कुछ आउटलायर्स होते थे। एक डेटा सेट है, उसका एवरेज आया सपोज 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर डेटा है वो इसके आसपास है, ठीक है। ये डेटा का सेंट्रल पॉइंट है, ज़्यादातर डेटा है वो इसके आसपास घूम रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं था कि सारा डेटा 20 या जस्ट इसके इधर ही है, ठीक है। उसमें हमको हो सकता था, उसमें आउटलायर्स भी थे, सपोज इस डेटा सेट में हो सकता था 90 की भी कोई वैल्यू है, बट उन सबको कंसिडर करके एक एवरेज आता है, ठीक है। तो सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही, अगर 3% स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेटा इधर से इधर ही जाएगा, उसका ये 3% क्या है, एक एवरेज है। ये एक 3% कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये एवरेज है। ये एवरेज किससे भी बनी हो सकती है, हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन है -50, तो हो सकता है आपकी वो वैल्यू है 50, और हो सकता है दूसरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 101, तो उसमें डेविएशन कितना है, सिर्फ +1 का है, ठीक है। तो ये और हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन है 80, तो इसमें -20 का डेविएशन है। हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन है 98, तो इसमें सिर्फ -2 का डेविएशन है। हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन है 200, तो इसमें +100 का डेविएशन है। तो ये सारे डेविएशंस मिला के इनका एवरेज करके ये 3% आया है। तो ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एक एवरेज वैल्यू है। तो आपका जो डेटा पॉइंट है, जो आपका डेटा सेट है, वो कहीं से भी कहीं तक भी रेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक सिर्फ आइडिया देता है, सिर्फ एक एवरेज देता है, सारे डेविएशंस का एक निचोड़, एक एवरेज देता है कि सारे डेविएशंस का एवरेज है 3%, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका कर्व ऐसा बेल शेप्ड का होता है। ये जो इसकी बीच की लाइन है वो क्या है, मीन है x बार। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका ये मीन है, अपने में 100 था तो ये 100 है, तो और 3% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ऑलमोस्ट 50% ऑब्जर्वेशंस है जो ये मीन के नीचे हैं, और ऑलमोस्ट 50% ऑब्जर्वेशंस है जो ये मीन के ऊपर है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब जनरली ऐसा होता है कि अगर 3% का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस 97 और 103 के ये वाले रेंज में है ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस, और वो इक्वली डिवाइडेड है। इधर जितनी ऑब्जर्वेशंस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली, इधर जितनी ऑब्जर्वेशंस होगी वो इक्वल नंबर होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम नंबर होगा, आसपास होगा वो। तो ये चीज़ कब होती है, जब नॉर्मल, जो आपका जो कर्व है डेटा का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आपका अगर डेटा का कर्व पॉजिटिवली स्क्यूड है या तो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि ये जो डेटा सेट है उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ही है, और इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ही है, और इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 3 था। स्टिल सेम स्टैंडर्ड डेविएशन होने के बावजूद भी ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि आपका डेटा एग्जैक्टली ये रेंज में ही फॉल होगा जो स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज है।
नहीं, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक एवरेज है डेविएशंस का। हो सकता है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आया, हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस इसमें ऐसे हैं कि जो मीन के बहुत आसपास ही हैं। 100 के सारे मेजॉरिटी ऑब्जर्वेशंस है जो 100 जो अपना मीन है उसके आसपास ही, 97, 98, 90, ठीक है, 101 आसपास ही है। बट तो अगर सिर्फ उतना ही डेटा हमको मिलता तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता? 3 से बहुत कम आता, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन से कितना दूर है। तो अगर ऑब्जर्वेशंस मीन के अराउंड ही टाइटली पैक्ड है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा। जितना वो मीन से दूर स्प्रेड आउट है उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। तो अगर इतना ही डेटा होता, हमारा डेटा ऐसा होता कि 100 जो मीन है उसके आसपास ही ऐसा सारी ऑब्जर्वेशंस, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होता। सपोज हो सकता था 1 होता या तो 0.5, कुछ भी 3 से कम होता। बट अब एक ऐसी ऑब्जर्वेशन आई इस डेटा में 200, 190 ऐसी ऑब्जर्वेशन आ गई। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ इन 2-3 ऑब्जर्वेशंस जो आउटलायर्स है उनके वजह से डेविएशन बहुत इंक्रीज हो गया। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर की तरफ पुल हो गया और फिर 3 आया, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका डेटा क्या है, मीन के आसपास ही है सारी फिगर्स, बट थोड़ी कुछ फिगर्स ऐसी आउटलायर्स है जो मीन से बहुत दूर है, चाहे नेगेटिव साइड पे हो चाहे पॉजिटिव साइड पे। उससे वो क्या करती है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख के कभी भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके रिटर्न्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। वो चीज़ कौन बताएगी? स्क्यूनेस बताएगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्क्यूनेस बताती है कि वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि वो पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि वो नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए स्टैंड अलोन हम नहीं कंसिडर कर सकते और ना ही हम उसको जनरलाइज कर सकते कि अगर 3% का स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब मीन से सिर्फ या तो +3% तक जाएगा या तो सिर्फ -3% तक ऑब्जर्वेशंस जाएंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 3% एक एवरेज है, राइट। और एवरेज किससे बनती है? सारे डेटा पॉइंट्स मिला के बनती है, इंक्लूडिंग आउटलायर्स। एंड आउटलायर्स क्या करते हैं, एवरेज को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, सबको पुल कर लेते हैं अपनी तरफ, फिर चाहे वो पॉजिटिव तरफ हो या चाहे वो नेगेटिव तरफ हो, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हमेशा एक एवरेज है, ओके। उसको एब्सोल्यूट तरीके से नहीं देखना है। अब हम नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखेंगे जो है टारगेट डाउनसाइड डेविएशन, या तो उसको टारगेट सेमी डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं है बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक अलग टाइप का फॉर्म है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या कर रहे थे, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1 का पूरा रूट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि x माइनस एक्स बार, अब वो चाहे x अपना एवरेज से बड़ा है कि छोटा है, हम उसको हमेशा उसका डेविएशन निकाल ही रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर डिस्पर्जन निकालना है तो काफ़ी बार मैं डिस्पर्जन निकालने में इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि हमको उसका डाउन साइड पता करना होता है कि एसेट में सपोज इतने रिटर्न है, एसेट का एवरेज रिटर्न है सपोज 5%, तो नीचे कितना जा सकता है वो, ठीक है। तो कोई भी एसेट का रिटर्न है तो सपोज उसका 5% एवरेज है, तो हमको ज़्यादातर क्या इंटरेस्ट रहता है कि उसका डिस्पर्जन नेगेटिव साइड में कितना है, वो हमको हमेशा इंटरेस्ट रहता है। अगर 10% हो गया रिटर्न, ठीक है, तो हमको उसमें कोई, वो तो हमेशा एक एडेड एडवांटेज ही है कि भाई ज़्यादा रिटर्न मिल गया एवरेज से, तो उसकी किसी को चिंता नहीं है, उसका डर नहीं लगता कि भाई 10% रिटर्न मिल जाएगा, अरे बाप रे एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, वो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो तो एक्चुअली बोनस है। तो लोगों को डर किस बात का लगता है, रिस्क किस चीज़ में है, ज़्यादा रिटर्न, मीन से ज़्यादा रिटर्न आने में कि मीन से कम रिटर्न आने में? तो मीन से कम रिटर्न आने में ज़्यादा रिस्क है। तो लोगों को इंटरेस्ट भी क्या ही रहता है कि हमको वो पता करना है कि मीन से कम रिटर्न का डेविएशन कितना है, राइट। कितना कम जा सकता है वो मीन से रिटर्न, उसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब जो है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, वो सब क्या बताते हैं, मीन से कम वाले भी बताते हैं और मीन से ऊपर वाला भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, सब में x माइनस एक्स बार कर रहे थे, फिर चाहे वो x बार से बड़ा हो या छोटा हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि मीन से लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे मिला के अप्रॉक्स कितना डेविएशन है वो बताता है। बट अगर हमको इंटरेस्ट है कि सिर्फ नहीं नेगेटिव साइड पे ही कितना डेविएशन हमको, तो वही जानना है, ठीक है। पॉजिटिव साइड का जान के क्या करेंगे, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टारगेट डाउनसाइड डेविएशन या तो टारगेट सेमी डेविएशन। इसमें ये लोग क्या बताते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ आती है कि जब हमारा कोई टारगेट है कि सपोज़ यार ये एसेट के रिटर्न्स है 10 दिन के,
हमारा टारगेट है कि 4% से नीचे वाले 4% से नीचे का हमको पता करना है कि 4% तो मेरा टारगेट है ही कि मुझे इतना तो रिटर्न चाहिए ही, पर उसके नीचे कितना वो जा सकता है, उसका कितना डिस्पर्जन का रेंज है, वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है टारगेट डाउनसाइड डेविएशन। ये क्या करता है? डाउनसाइड रिस्क, जो हमारा डाउनसाइड का रिस्क है वो कैलकुलेट करता है, राइट। नाम से क्या पता चलेगा? टारगेट डाउनसाइड डेविएशन। टारगेट यानी हमारा एक टारगेट है जो 4% बनाया था। ये टारगेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टारगेट हो सकता है, चाहे वो आप एवरेज को ही टारगेट रख लो, चाहे एवरेज से कोई ऊपर का नंबर टारगेट रख लो, चाहे एवरेज से कोई नीचे का नंबर टारगेट रख लो। ठीक है, कुछ भी टारगेट, आपका जो टारगेट है वो टारगेट डाउनसाइड डेविएशन, नीचे कितना, वो टारगेट से डाउनसाइड कितना डेविएशन हो सकता है, तो वो बताता है टारगेट डाउनसाइड डेविएशन। या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टारगेट सेमी डेविएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका फॉर्मूला क्या है? एस टारगेट इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस बी। अभी जो हमारा टारगेट था, जो हमारा 4% था एग्जाम्पल में, उस टारगेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? बी से, बी। ठीक है, तो एक्स नॉर्मल जो पहले क्या था? एक्स माइनस एक्स बार था, इसमें एक्स बार की जगह क्या है? हमारा टारगेट है, तो एक्स माइनस बी, उसका होल स्क्वायर किया, होल डिवाइडेड बाय n-1 और उसका पूरा रूट कर दिया। सेम जो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है, सेम टारगेट सेमी डेविएशन की फॉर्मूला है। तो सिग्मा एक्स माइनस बी, एक्स बार की जगह सिर्फ बी हो गया, सिग्मा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में दूसरी क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते थे? एक्स मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस, एक एक करके सारे ऑब्जर्वेशंस, पर इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें एक्स यानी एक्स मतलब सिर्फ वही ऑब्जर्वेशंस जो आपके बी से कम है। ठीक है, तो इसमें एक्स मतलब सारे ऑब्जर्वेशन नहीं, इसमें एक्स मतलब सिर्फ वही ऑब्जर्वेशन जो आपके टारगेट यानी बी से कम है, क्योंकि आपको डाउन साइड ढूंढना है, तो जो बी से डाउन वाले ऑब्जर्वेशन है वही आप कंसिडर करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? सिग्मा के नीचे एक्स आई इज़ लेस देन बी, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस बी से कम है सिर्फ आप उनका ही डेविएशन निकाल के स्क्वायर करके सम करोगे। ठीक है, फाइन। तो अभी हम सोचेंगे कि सपोज मेरे 10 ऑब्जर्वेशंस है, मेरा टारगेट 4% है। अभी वो 10 ऑब्जर्वेशंस में से, मतलब मेरा n कितना हुआ? 10 हुआ, बट उन 10 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ मेरे 3 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो मेरे टारगेट से कम है, 3 दिन में ही ऐसा था, तो भी मैं n-1, तो भी मैं क्या डिवाइड बाय 9 ही करूँगी? हाँ, उसमें तो भी डिवाइड बाय 9 ही करेंगे हम, डिवाइड बाय 3 या तो 2 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक याद रखना कि टारगेट सेमी डेविएशन में डिनोमिनेटर तो हमेशा n-1 ही होगा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में होता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन, जो आपका एक्स है, वो चाहे n के बराबर है कि नहीं, आपने ऊपर चाहे एक ही ऑब्जर्वेशन क्यों ना लिया हो, पर नीचे तो हमेशा टोटल ऑब्जर्वेशन -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखा है कि नोट दैट डिनोमिनेटर रिमेन्स द सैम्पल साइज n-1 इवन दो वी आर नॉट यूजिंग ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द न्यूमरेटर। ठीक है, अच्छा, अभी मेरा जो श्वेजर का ये वर्जन था, उसमें ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ ये जो ऊपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट, सिर्फ उसी में स्क्वायर रूट था। ठीक है, बट वो गलत है, वो मिसप्रिंट है। फॉर्मूला क्या है? पूरे में स्क्वायर रूट है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा था, पहले आप पूरा अंदर का सॉल्व करोगे और फिर पूरा स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, तो ये अगर आपके में भी ये मिसप्रिंट है तो उसको ठीक कर लेना। ये फॉर्मूला एक्चुअल में ये है फॉर्मूला। ठीक है, कि सिग्मा एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1 और फिर पूरे को फिर पूरे का रूट करोगे। ठीक है, अब हम टारगेट सेमी डेविएशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मॉड्यूल में से। सो एग्जाम्पल 3 है, हमको इसमें क्या करना है? कैलकुलेट टारगेट्स डाउनसाइड डेविएशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है? मंथली पोर्टफोलियो के रिटर्न्स दिए हैं, तो 12 महीने हैं, 12 महीनों के मेरे को 12 महीने के मेरे रिटर्न्स दिए हैं, मेरे पोर्टफोलियो पे मंथली इतना रिटर्न्स आया है। जनवरी में 5% है, फरवरी में 3% है, मार्च में -1% है, अक्टूबर में 0% रिटर्न है, नवंबर में 6%, दिसंबर में 5%, ऐसे सारे रिटर्न्स दे रखे हैं। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? डाउनसाइड डेविएशन। तो पहले उस फॉर्मूला में क्या हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा टारगेट कितना है। ठीक है, तो इन्होंने टारगेट दे रखा होगा, तो फर्स्ट इसमें क्या है? कैलकुलेट द डाउनसाइड डेविएशन व्हेन द टारगेट रिटर्न इज 3%। मतलब अब इन्होंने दिया है कि हमारा टारगेट जो हमारा बी है वो 3% है। ठीक है,
ओके, तो अब फॉर्मूला क्या था, x माइनस बी, और कौन सा x, वही x जो b से कम है। तो b से कम कौन से हैं, 3% से कम कौन से, ये नहीं है, ये नहीं, हाँ ये है, -4 भी है, 4 नहीं है, 2 है, यस, 0 भी है, 3 से कम, सिर्फ नेगेटिव्स नहीं देखने, 3 से कम, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो पर 3 से कम है तो वो हम लेंगे। 4 3 से बड़ा है, 3 भी नहीं, 3 से कम वाले ही चाहिए हमको, एग्जैक्ट इक्वल टू 3 भी नहीं, 0 3 से कम है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन, 12 में से 5 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो हमारा टारगेट से कम है, ठीक है। तो अब उन 5 ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन माइनस टारगेट, -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो इन्होंने वही किया है, देखो जनवरी टारगेट से ज़्यादा है तो कुछ नहीं, फरवरी टारगेट से ज़्यादा है तो कुछ नहीं, नेक्स्ट मार्च वो टारगेट से कम है, ठीक है। तो उसका हमने -1 -3 करेंगे, क्योंकि क्या था, x माइनस बी था, फिर उसका होल स्क्वायर था, तो उसके लिए पहले x माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो ये जो कॉलम है वो क्या बताएगा, x माइनस बी, और ये कॉलम में क्या किया, x माइनस बी का स्क्वायर किया, ठीक है। तो -1 -3, तो क्या हो गया -4। अप्रैल में क्या है, -4 का रिटर्न था, और हम टारगेट से माइनस करेंगे, -4 -3, तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है। 2 -3 -1, 0 -3 -3, 0 -3 -3, ठीक है। तो ये सब आ गए, अब इन सब का स्क्वायर कर देंगे, तो -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा 16, अकॉर्डिंगली सबका स्क्वायर आ गया, तो सब, और फिर उन सबका स्क्वायर का सम कर देंगे, सिग्मा लिखा था तो 84 आ गया, ठीक है। तो एज पर फॉर्मूला क्या था, सिग्मा x माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1 का रूट। तो x माइनस बी होल स्क्वायर कितना आ गया, 84 आ गया। n कितना थे टोटल हमारे पास, 12 थे, 12 माइनस 1 कितना हो गया, 11, और इस पूरे का रूट करेंगे, ठीक है। देखो इस पूरे का रूट करेंगे तो आपका आंसर कितना आया, 2.7634। कैसे किया ये इन्होंने, 84 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू, अब ये जो आंसर है इसका रूट करोगे, रूट तो कितना आ गया 2.7633, ठीक है। अभी इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वाला, वो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हम बिना कैलकुलेट करे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ़ द टारगेट रिटर्न वॉज 4%, अभी ऊपर में क्या था 3%, इंस्टेड ऑफ 3%, इफ द टारगेट रिटर्न वॉज 4%, वुड योर आंसर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर क्वेश्चन 1, मतलब ये आंसर डिफरेंट होता विदाउट यूजिंग कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन हाउ, ठीक है। तो हमको इसमें कुछ कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, वापस आप ऐसा नहीं करोगे कि अच्छा 4% से कम कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करके फिर x माइनस बी किया, वो नहीं करना है। सिर्फ नॉर्मल सोचो कि अगर मेरा 3% टारगेट ना हो के 4% होता तो क्या मेरा ये आंसर चेंज होता, ठीक है। और अगर चेंज होता तो कौन से साइड पे चेंज होता, इससे ज़्यादा वैल्यू आती कि इससे कम डिस्पर्शन आता, ठीक है। 2.76 से ज़्यादा डिस्पर्शन मिलता कि कम मिलता, तो वो हम कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो आप मेंटली सोचो कि हमने न्यूमरेटर में क्या, जब भी आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ को XYZ चीज़ को आप कभी जो भी ABC चीज़ से डिवाइड करते हो, तो वो क्या करता है, ऊपर न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा आपका, डिवाइज़र तो सेम है, ये फॉर्मूला में n-1 ही रहने वाला है, चाहे आपका टारगेट कुछ भी हो, तो ये फिक्स्ड है। डिनोमिनेटर फिक्स्ड है, तो जब डिनोमिनेटर फिक्स्ड है तब आपका जो न्यूमरेटर, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हुआ, जितना आपका न्यूमरेटर इंक्रीज़ होता जाएगा, डिनोमिनेटर फिक्स्ड है, तो उतना आपका ये डिवीजन का आंसर कितना आता जाएगा, हायर आता जाएगा। जितना न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा उतना ये डिवीजन का आंसर हायर आता जाएगा, और उल्टा जितना न्यूमरेटर कम होता जाएगा बट डिनोमिनेटर तो उतना ही है, तो उतना आपका आंसर कितना आता जाएगा, लोअर आता जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल है। तो अभी आप सोचो कि हमने न्यूमरेटर में क्या किया था, x माइनस बी होल स्क्वायर का सम किया था। अभी b क्या था हमारा टारगेट, अगर मैं टारगेट इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है, जब मेरा 3% का टारगेट था तब 5 ऑब्जर्वेशंस फॉल हो रही थी उस टारगेट के नीचे। अगर मैं टारगेट इंक्रीज़ कर दे रही हूँ, 4% कर दे रही हूँ, तो 5 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस फॉल होंगी उसके नीचे, ठीक है। ये वाला मंथ भी फॉल हो जाएगा, ये वाला मंथ भी फॉल हो जाएगा, तो 2 और ऑब्जर्वेशंस आ गई, मतलब मेरा न्यूमरेटर क्या होगा, मतलब इन 2 ऑब्जर्वेशंस के लिए भी मुझे x माइनस बी करके होल स्क्वायर करके फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर फिक्स्ड है, 12 - 1 11 पे डिनोमिनेटर फिक्स्ड है। तो मेरा जो आंसर आएगा
वो क्या आएगा, ऑटोमेटिक 2.76 से हमेशा ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने टारगेट बढ़ा दिया तो जो टारगेट के नीचे वाले ऑब्जर्वेशंस है वो भी ज़्यादा हो गए। पहले आपका 3% का ही टारगेट था तो सिर्फ इतने ऑब्जर्वेशन है, अब आपका 4% का टारगेट तो अब इतने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो क्योंकि आपका न्यूमरेटर बढ़ गया पर डिनोमिनेटर सेम रहा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा। और तो इसमें क्या लिखा है कि इफ़ द टारगेट रिटर्न इज़ हायर, 4% क्या है, हायर है 3 से, then the existing deviation would be larger as there would be several more values in the deviations and the squared deviations below the target, so the target semi deviation would be greater, मतलब larger, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वैल्यू आती है, हमारा आंसर इससे ज़्यादा आता, राइट। और अगर उल्टा टारगेट मैं कम कर दूँ, अगर मैं 2% का टारगेट कर दूँ तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि 2% के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो 5, जो हम पहले हमारे 5 ऑब्जर्वेशन आ रहे थे जो 3 के नीचे थे, तो अगर मैं और बार लो कर दूंगी तो मेरा और कम ऑब्जर्वेशन आएंगे, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो अभी 84 आ रहा है उससे कम आ जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कम आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम टारगेट सेमी डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4 मॉड्यूल का। इसमें क्या है, कंपेयरिंग द टारगेट डाउन साइड डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल 3 का जो डेटा था उसमें हमको क्या बोला है कि आप पहले तो उसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है हमको, ये ऑब्जर्वेशन थी उसका पहले तो मीन निकाल लिया, ये सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइड बाय n, यानी हमारा 12 था n, तो मीन निकलेगा। फिर सारी ऑब्जर्वेशन का वो मीन से डेविएशन निकाली और वो डेविएशन को स्क्वायर कर दिया, x - x बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया वो डेविएशंस का स्क्वायर का आंसर, और इसको हम डिवाइड करेंगे n-1 से, तो 11। वो जो आंसर आया उसको फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फिर आप स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन 2.958। अभी इसी डेटा का हम टारगेट डाउन साइड डेविएशन निकालते हैं, और टारगेट क्या दे रखा है हमको, 2% दे रखा है। तो वापस वो प्रोसेस करेंगे तो 2% से इनका टारगेट सेमी डेविएशन कितना है, 2.195%। देखो जो हमने, तो ये है डिफरेंस स्टैंडर्ड डेविएशन का और टारगेट डेविएशन का, टारगेट सेमी डेविएशन का। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 2.95%, और सेमी डेविएशन कितना आया, 2.19%, यानी सेमी डेविएशन कितना आया, कैसा आया, सेमी डेविएशन कितना आया, कम आया। स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर में सेमी डेविएशन जो था मेरा वो कम आया, ठीक है। वो कम क्यों आया, क्योंकि जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉजिटिव डेविएशंस भी काउंट करता है, वो पॉजिटिव जो मीन के ऊपर की जो वैल्यूज़ है वो भी उसको एज ए डेविएशन समझेगा, ठीक है। तो वो भी इसमें कैप्चर हो रही है, बट इसमें क्या है, सिर्फ 2% के टारगेट से नीचे जितनी वैल्यूज़ है सिर्फ वो उन्हीं का डेविएशन कंसिडर कर रहा है, इसलिए ये कम है, ठीक है। सो ये एक फ़र्क होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में और टारगेट सेमी डेविएशन में, ये यूसेज का फ़र्क है, ठीक है। अभी हम लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे आते हैं, जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये एक कैसा टाइप ऑफ डिस्पर्जन, ये क्या है, एक रिलेटिव डिस्पर्जन है। रिलेटिव क्यों, क्योंकि ये इसकी फॉर्मूला आप देखेंगे तो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स के रिलेशन में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बताता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्पर्जन बोलते हैं। और रिलेटिव डिस्पर्जन को मेजर कौन सा मेजर करता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों काम आता है, या तो वो क्यों हमने यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सपोज़ अभी 2 डेटा सेट्स है, ठीक है, 2 या 3 जितने भी डेटा सेट्स है, सब लोग अलग अलग है। कोई एक डेटा सेट है वो लैंड का रिटर्न्स बता रहा है, मतलब रियल एस्टेट में कितने रिटर्न्स आए। एक डेटा सेट एक दूसरा डेटा सेट है वो इक्विटी के रिटर्न्स बता रहा है। तीसरा डेटा सेट है वो बॉन्ड के रिटर्न्स बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग डाइवर्स डेटा सेट्स हैं और डाइवर्स चीज़ों के रिटर्न्स बता रहे हैं, ठीक है, और डाइवर्स चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं। अभी उन सब का मैंने इंडिविजुअली वो डेटा सेट का अपना अपना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो रियल एस्टेट का मीन कुछ आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इक्विटी का XYZ मीन आ रहा है और XYZ स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, बॉन्ड का कुछ मीन आ रहा है और उसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करती हूँ कि अरे रियल एस्टेट में जो डेविएशन है वो सिर्फ 2% डेविएशन है, सपोज़ इक्विटी में डेविएशन है वो 10% डेविएशन है, बॉन्ड में जो डेविएशन है वो 5% डेविएशन है। तो क्या लगेगा कि भाई
सबसे ज़्यादा रिस्की तो इक्विटी ही दिख रहा है इधर, ठीक है। पर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते स्टैंडर्ड डेविएशंस को, क्योंकि उनका मीन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो रियल एस्टेट का स्टैंडर्ड डेविएशन भले 2% था, बट उसका एवरेज रिटर्न ही कितना है, 3% है, ठीक है। तो उसमें अगर 2% जितना तो डेविएशन है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस को कंपेयर नहीं कर सकते एब्सोल्यूट बेसिस पे, क्योंकि दोनों चीज़ अलग है, दोनों का एवरेजेस में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो हम दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का, तीनों का जितना भी है, सिर्फ एज इस बेसिस पे, सिर्फ हमारे पास 3-4 डेटा सेट है, हमने 3-4 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, आप उनको इक्वली कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? अभी आपको रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे 2 एसेट क्लासेस है सपोज, तो उनको मुझे देखना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मुझे रैंकिंग करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करूँगी मैं? मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई चलो इसमें 5% का एवरेज रिटर्न है, पर इसमें 2% स्टैंडर्ड डेविएशन है, दूसरे में 10% का एवरेज रिटर्न है, पर इसमें 3% स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिस्की है, कौन सा कम रिस्की है, क्योंकि रिटर्न्स डिफरेंट है उसमें। तो आप कैसे करते हो? नॉर्मली हम कैसे करेंगे, किसी के रिलेशन में हमको देखना है कि पर यूनिट ऑफ रिटर्न हमको कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क। तो पर परसेंटेज पर यूनिट ऑफ रिटर्न हमको कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। तो आप कैसे करोगे? जितना आपका टोटल रिस्क है डिवाइडेड बाय जितना रिटर्न आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। तो वो क्या आ जाएगा कि मेरा 2% का रिस्क है पर मेरा 5% का रिटर्न है, तो पर परसेंटेज ऑफ रिटर्न मेरा कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 40%। पर परसेंटेज ऑफ रिटर्न का 1% के लिए मैं 0.4% का रिस्क ले रही हूँ, ठीक है। 1% रिटर्न के लिए 0.4% का रिस्क लिया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा एक रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, बट उसका एवरेज रिटर्न कितना है, 8 है सपोज, ठीक है। तो उसमें कितना आएगा कि पर रिटर्न, इसमें जो पर 1% ऑफ रिटर्न आपको कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, सिर्फ 0.375 यानी 37.5%, यानी 1 रुपया कमाने के लिए आपको रिस्क कितना डालना पड़ रहा है, 0.375 रुपीज़ का, ठीक है। और इसमें क्या था, 1 रुपया कमाने के लिए 0.4 का रिस्क डालना पड़ रहा था। तो कौन सा थोड़ा बेटर सेफ हुआ? ये वाला सेफ हुआ, ठीक है। तो भले ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा रिस्की है, हमको साथ में उसका मीन रिटर्न्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या, तो ये इन्होंने हमको क्या बताया कि इसके मीन के रिलेशन में कितना रिस्क है, ठीक है। पर यूनिट ऑफ एवरेज रिटर्न कितना रिस्क है, तो वो क्या बताएगा हमको? वो कौन बताएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन relative to the distribution's mean. This is useful because it enables us to compare the dispersions across different sets of data, ठीक है। CV is used to measure the risk per unit of expected return. Per unit of return, per unit मतलब एक, per unit of return, per unit of mean आपको वो बताएगा कि रिटर्न आपका रिस्क या तो वेरिएबिलिटी कितना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जितना लोअर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा उतना बेटर हुआ। इसमें भी हमने क्या किया था, इन दोनों में से लोअर क्या था, ये था 0.375, तो वो हमने ये वाला एसेट प्रेफर किया, ठीक है। तो जितना CV लोअर होगा, अब इससे भी कोई लोअर वाला CV वाला कोई एसेट होगा तो वो हम प्रेफर करेंगे, वो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जितना लोअर CV होगा, जितना लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो CV को आप ऐसे ही समझो कि ये एक डिस्पर्जन, CV क्या है, एक डिस्पर्जन का ही मेजर है, पर वो क्या है, सिर्फ उसके एवरेज रिटर्न के कंपैरिजन में है, ताकि आप बेटर एनालिसिस, बेटर कंपैरिजन कर पाओ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है और कर्टोसिस क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।